नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन रीट एग्जाम 2021 के लिए मनोविज्ञान का मॉडल पेपर 1 स्टार्ट करेंगे। और साथियों, वैसे तो 55 मॉडल पेपर मैंने आपको करवा दिए हैं, लेकिन वो मॉडल पेपर आपके थे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर प्रश्नों के। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों से संबंधित थे वो। आज अपन संपूर्ण पाठ्यक्रम तथा रीट पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल रीट के आपके पाठ्यक्रम से रहेगा और बिल्कुल आपके एग्जाम के स्तर के अनुसार ही रहेगा। 30 प्रश्न रहेंगे। साथियों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक टॉपिक को अपन कवर करें, लेकिन लगभग जो है वो लगभग सिलेबस से, पूरे सिलेबस में से आपको बहुत ही अच्छा मैटर मिलेगा, आपके स्तर के प्रश्न मिलेंगे। साथियों, मार्केट में ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल जिसमें बहुत ही कठिन स्तर के प्रश्न करवाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करवा रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता, मैं इस चीज़ से अग्री बिल्कुल नहीं करता कि इतने टफ क्वेश्चन बना दिए जाएं कि बच्चे से 20 में से 5 या 7 प्रश्न भी सही नहीं हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है और ना ही ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे अपने। तो अपन बिल्कुल स्तर के अनुसार चलेंगे और बिना समय गवाए स्टार्ट कर लेते हैं साथियों आज के इस वीडियो को। पहला आपका प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध क्या है? घनिष्ठ संबंध है, बहुत कम संबंध है, या संबंध ही नहीं है? और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि दोनों एक दूसरे से निश्चित रूप से क्या होंगी? बिल्कुल कनेक्टेड होंगी, है ना। शारीरिक वृद्धि होगी, मानसिक वृद्धि भी साथ साथ होती रहेगी। 15-20 वर्ष तक लगभग जो मानसिक वृद्धि लगभग पूर्ण हो जाती है और शारीरिक वृद्धि उसके बाद भी आगे चलती रहती है। ठीक है, अगर काफ़ी चीज़ों का अपन देखें तो शारीरिक रूप से वृद्धि होती रहती है, लेकिन मानसिक रूप से अपन देखें तो मानसिक मस्तिष्क का जो है वो बढ़ना तो रुक जाता है एक प्रकार से, लेकिन उसमें भी कुछ नई चीज़ें जो है मानसिक रूप से व्यक्ति की सोचने की क्षमता वगैरह वो बढ़ती रहती हैं। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित होंगी, निश्चित रूप से संबंधित होंगी। ऑप्शन नंबर 1 जो वो बिल्कुल सही उत्तर मित्रों इसका रहेगा, घनिष्ठ संबंध रहेगा। ऑप्शन 1 सही उत्तर है आपका। अगला आपका प्रश्न की बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है गुड़िया संग्रह की, पत्थर संग्रह की, कांच की गोलियों का संग्रह करने की, या टिकट संग्रह की? तो बालिकाओं में साथियों गुड़िया संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का, या हर्बर्ट का? तो प्यारे साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि ये जो कथन है वो किसने दिया। ये किशोरावस्था में बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रिक्स से याद करवाई थी सारी की सारी डेफिनेशंस। देखिए, वैलेंटाइन जो है, वैलेंटाइन डे से अपन ने याद रखा था कि किशोर जो वैलेंटाइन डे के दिन जो है वो काफ़ी गलतियां करता है, तो अपराध एक प्रकार से कर देता है। ठीक है, तो किशोरावस्था जो है वो अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय किसने बताया? वैलेंटाइन ने बताया। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वो रहेगा। ठीक है मित्रों, अगला आपका प्रश्न कि देवदूत कौन सी अवस्था है? अब सब लोग जानते हैं कि देवदूत अवस्था जो वो कौन सी होगी। साथियों, किशोरावस्था जो है उसको देवदूत अवस्था बोला जाता है, तो किशोरावस्था यहाँ पे सही आंसर होगा, और वो ऑप्शन में नहीं है। तो किशोरावस्था 13 से लेकर के 18 वर्ष तक की उम्र अपने किशोरावस्था में गिनते हैं, तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर जो है वो रहेगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न की वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है 20 से 22 वर्ष, 22 से 25 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, या 20 से 25 वर्ष? तो मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर वुडवर्थ के अनुसार कब पहुंचता है मित्रों? 15 से 20 वर्ष। मैंने इसी वीडियो में आपको शायद ये पहले भी थोड़ा सा बता दिया इसमें, है ना। तो 15 से 20 वर्ष यहाँ पे सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला आपका प्रश्न मित्रों, वृद्धि और विकास है एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान है, या एक दूसरे के पूरक हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो एक दूसरे के विरोधी तो निश्चित रूप से नहीं हो सकते, एक दूसरे के समान भी नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर होगा। बहुत से बच्चे वृद्धि और विकास को एक जैसा मान करके ऑप्शन 2 कर देंगे, लेकिन वो सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। विकास जो वो जीवन पर्यंत आपका चलता रहता है साथियों। वृद्धि जो है वो एक शारीरिक पक्ष के तौर पे अपन देखें तो बाह्य रूप से अपन उसको देख सकते हैं। ठीक है, एक निश्चित सीमा तक ये वृद्धि होती है, उसके बाद रुक जाती है, लेकिन विकास, ये विकास की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 मित्रों यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न कि जिस प्रश्नावली में हाँ अथवा नहीं में उत्तर दिए जाते हैं वह है चित्रित, मिश्रित, बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा बंद प्रश्नावली। ठीक है, क्यों होगा बताता हूं अभी। काफी जगह आपको खुली प्रश्नावली भी ये देखने को मिलेगा, इस प्रश्न का उत्तर काफी किताबों में, काफी मॉडल पेपर में दिया हुआ है। तो
वो गलत है मित्रों। यहाँ पे बंद प्रश्नावली इसका सही आंसर होगा। देखिए, जिस प्रश्नावली में हाँ और ना, केवल भाई प्रश्न पूछा, आपने हाँ बोला या नहीं बोला, तो आपको स्वतंत्रता कहाँ हुई? आपको तो हाँ या ना में जवाब देना है बस, हाँ यस और नो। तो दो ही तो चीजें अपने पास, स्वतंत्रता उसमें कहाँ हुई? बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बंद प्रश्नावली रहेगी मित्रों इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न कि निम्न में से कौन सी टेक्निक प्रक्षेपण टेक्निक नहीं है? खेल तकनीक, शब्द शास्त्रीय परीक्षण या चित्र शास्त्रीय परीक्षण, या आपका ऑप्शन है व्यक्ति अध्ययन विधि। देखिए मित्रों, यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? खेल टेक्निक जो वो देखते ही बच्चे खेल टेक्निक को क्लिक कर देंगे कि सर ये प्रक्षेपण टेक्निक नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यक्तित्व विकास से संबंधित, जो व्यक्तित्व अध्ययन से संबंधित बात करें अपन, तो व्यक्तित्व अध्ययन की अपनी ये कौन सी टेक्निक होगी? खेल जो टेक्निक है वो आपकी रहेगी प्रक्षेपण टेक्निक। शब्द शास्त्रीय जो परीक्षण है वो भी आपका प्रक्षेपण तकनीक रहेगी। इसके बाद चित्र शास्त्रीय परीक्षण, ये भी प्रक्षेपण टेक्निक रहेगी। लेकिन जो नहीं है वो आपका व्यक्ति अध्ययन विधि। और व्यक्ति अध्ययन विधि जो है वो साथियों आत्मनिष्ठ विधि है। कौन सी विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है व्यक्तित्व के मापन की। ठीक है, आत्मनिष्ठ विधि रहेगी। अब आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं, वस्तुनिष्ठ होती हैं, प्रक्षेपण है, अप्रक्षेपण, ये विधियां अपनी होती हैं व्यक्तित्व के मापन की। डिटेल से पढ़ाया हुआ सब कुछ, उम्मीद है आपको वो अच्छे से समझ आया होगा। साइकोलॉजी के आप हमारे नोट्स लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारे इंस्टा मोजो स्टोर का, वहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा जो टॉपिक वाइज हमारी जो आपकी जो पीडीएफ है, टॉपिक वाइज जो पेपर मैंने करवाए आपको 55 पेपर, जिसमें 1558 प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए, वो भी बिल्कुल आपके टॉपिक वाइज। उन प्रश्नों की पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो तब भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और इंस्टा मोजो स्टोर के लिंक पे जाकर के आप उसको बाय कर सकते हो, वो डाल दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपका प्रश्न मित्रों, बालक प्रसंग बोध 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया हो, इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित बनाया गया है। ठीक है, इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पे निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पे जानवरों को, पुरुषों के स्थान पे महिलाओं को, या वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो प्यारे मित्रों, इसको किया गया है, इसमें किसको? देखिए, इस कार्ड में अपन जो लोगों के स्थान पे किसका जो निशानों का उपयोग करते हैं, इनका करेंगे अपन जानवरों का। ऑप्शन नंबर 2 जो सही आंसर रहेगा, बालक प्रसंग बोध परीक्षण, जो बेलक के द्वारा ये बनाया गया था, और इसमें लोगों के स्थान पे जो वो जानवरों के चित्रों का उपयोग किया गया। ये ध्यान रखना आपको, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये कितने आयु के लिए होता है? 3 से 10 वर्ष की आयु के लिए जो है वो होगा। प्रौढ़ बोध परीक्षण भी एक है, वो भी बेलक के द्वारा ये बनाया गया है। लेकिन ये बालक प्रसंग बोध परीक्षण की बात कर रहा है, ये 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, और इसमें लोगों के स्थान पे जानवरों के चित्रों का प्रयोग किया गया था मित्रों। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर जो वो रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न कि यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है? थेनेटोस, इरोस और लिबिडो, और 1 व 2 दोनों। तो इसमें आंसर होगा आपका लिबिडो। ठीक है, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को क्या कहा जाता है मित्रों? लिबिडो कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर जो वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न, समायोजन नहीं कर पाने का कारण है? द्वंद्व, तनाव, कुंठा और उपरोक्त सभी। तो सारी चीजें हैं भाई। समायोजन नहीं कर पाना यानी समायोजन मतलब अपने आप को परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में ढाल लेना ही क्या समायोजन है। अब मित्रों, आप पेपर देने के लिए जाओगे, एग्जाम हॉल में आपके सामने पेपर आया, आपसे मान लीजिए पहले 3 प्रश्न आपको 1 2 3 आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, तो साथियों वहां पे आपको घबराना नहीं है, कुसमायोजित नहीं होना, समायोजित करना है खुद को। कैसे करोगे? उल्टा कर लो पेपर को, 30 नंबर से स्टार्ट कर दो करना, 30 के बाद 29, 28, इस प्रकार से पेपर को करके लेके आओ। और ये मैंने की टेक्निक बहुत ज़्यादा काम करती है, वास्तव में असर करती है टेक्निक। डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा आपको, जब पेपर को कैसे हल करते हैं इसके बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा। बाकी ये समायोजन करने की टेक्निक, अपने आप को कंट्रोल करने की टेक्निक, अपने दिमाग को कंट्रोल करने की टेंशन मत ले दूं, और भी प्रश्न है उनको सही कर ले, उसके बाद ये प्रश्न भी आपसे आराम से हो जाएंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इनमें फंस गए तो फिर समस्या होगी। तो निश्चित ही सारी चीज़ें जो वो व्यक्ति के समायोजन को तोड़ने वाली हैं, द्वंद्व, तनाव, कुंठा। द्वंद्व होने का मतलब 2 ऑप्शन में से आपको ये लगेगा यार 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, 3 ऑप्शन, तो भाई 4 ऑप्शन अपने आते हैं। ठीक है, उसमें मान लीजिए आपने 3 और 4 का ऑप्शन तो कर दिया डिलीट, किए तो नहीं होंगे, या तो 1 होगा या 2 होगा, और उत्तर भी उनमें से ये 1 व 2 में से, तब आपके द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा यार कौन सा सही होगा। ठीक है, तो वहां पे ये आपको
कुसमायोजित भी कर सकती है ये चीज़, है ना, समायोजन आपका तोड़ सकती है। भाई आप अच्छे से कर रहे हो, आपका समायोजन भंग हो जाएगा, आपकी समस्या आ जाएगी, फिर आप तनाव में आ जाओगे, कुंठा से ग्रसित हो जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर जो वो रहेगा। अगला प्रश्न मित्रों, कौन से रोग का अर्थ थकान है? कल्पना ग्रह, हठ प्रवृत्ति, स्नायविक रोग और इनमें से कोई नहीं। देखिए कल्पना ग्रह का मतलब है मतलब पूरे समय कल्पना करते रहना। दूसरा हठ प्रवृत्ति, तो देखिए पूरे समय कल्पना करने से क्या थकान होगी? बिल्कुल नहीं होगी, कुछ भी सोचते रहो। अरे मन के लड्डू मन में बनेंगे और मन में ही फूट जाएंगे। ठीक है, क्या थकान हुई इसमें? कोई थकान नहीं होगी। हठ प्रवृत्ति, किसी चीज़ के लिए मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए पापा जी, तो मोटरसाइकिल चाहिए, तो उसमें थकान थोड़ी है, वो हट कर ली उसने, जिद्दी कर ली, तो उसमें भी कोई थकान नहीं होती। स्नायविक रोग जो होता है उसमें साथियों थकान होती है, मानसिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से हो सकता है, तो इसमें व्यक्ति को थकान होगी। तो यहाँ पे स्नायविक रोग जो वो सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर जो वो रहेगा। अगला प्रश्न आपका, रोरसा विधि में होता है, कागज के मध्य एक पुष्प रखकर प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, कागज पर स्याही की बूंद गिराकर कागज को मोड़कर बने धब्बे के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही आंसर सही है, सब लोग जानते हैं रोरसा विधि को स्याही धब्बा परीक्षण भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि टीएटी, सीएटी, एसएटी, इन तीनों की भारतीय परिस्थितियों का अनुकूलन किसने किया? डॉक्टर उमा चौधरी ने, डॉक्टर एस वर्मा ने, डॉक्टर मीना मिश्रा ने, डॉक्टर कमल अग्रवाल ने। तो प्यारे साथियों, इसका जो भारतीय अनुकूलन है वो किया गया डॉक्टर उमा चौधरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आपका मित्रों सही आंसर रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में, याद रखिएगा। इन तीनों का भारतीय रूपांतरण डॉक्टर उमा चौधरी के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संगठन है, कथन किसका है? हर्बर्ट का है, मन का है, रेक्स का है या जुंग का है? तो बताया हुआ मित्रों रेक्स का होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे मंद बुद्धि बालक कहते हैं, यह डेफिनेशन किसकी है? तो ये डेफिनेशन सब लोग जानते हैं। जब अपन मंद बुद्धि बालकों को जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें सबसे ऊपर यही डेफिनेशन लिखी हुई नोट्स में, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे क्या कहते हैं? जो वो मंद बुद्धि कहते हैं। डेफिनेशन क्रो एंड क्रो की है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर इसका रहेगा। अगला प्रश्न, एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एक तत्व के लिए बताया हुआ है, बुद्धि का ये सिद्धांत है, अल्फ्रेड बीने का ये सिद्धांत है। ट्रिक ये थी कि एक फ्रेंड मेरा भी, ठीक है, ये ट्रिक जो वो अजय चौधरी जी से जब मैं पढ़ता था यूट्यूब पे, तब मैंने उनसे सुनी। भाई अजय चौधरी जी वाकई में साइकोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ाई उन्होंने, तो वहाँ से मैंने ये की। ठीक है, तो एक फ्रेंड मेरा भी, तो इस प्रकार से अपन इसको याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, मैं किसी का भी नाम लेने में शर्माता नहीं हूँ इस चीज़ में कि अपन यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो भी यूट्यूब पर हैं, तो जो है वो मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है या किसी दूसरे चैनल की बढ़ाई अपन क्यों करें, तो ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति बढ़िया है, वास्तव में बढ़िया है, अच्छा मैटर उन्होंने प्रोवाइड करवाया, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, वास्तव में वो शानदार मैटर उन्होंने अवेलेबल करवाया। तो अल्फ्रेड बीने जो है यहाँ पे सही आंसर आपका मित्रों रहेगा। चलिए अगला प्रश्न मित्रों आपका, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार कौन से हैं? अमूर्त, यांत्रिक, सामाजिक, मूर्त अमूर्त सामाजिक, मूर्त अमूर्त वातावरणीय, मूर्त यांत्रिक और सामाजिक। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको सही नजर आएंगे मेरे हिसाब से। बिल्कुल निश्चित रूप से ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी। क्यों? देखिए मूर्त जो बुद्धि है प्यारे साथियों, मूर्त जो बुद्धि है उसी को अपन यांत्रिक बुद्धि बोलते हैं और गामक बुद्धि भी बोलते हैं। यांत्रिक भी बोलते हैं और गामक बुद्धि भी इसी को बोला, गामक। ठीक है, गामक, गामक बुद्धि भी साथियों इसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों एक जैसे हो गए, तो निश्चित ही ऑप्शन 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही रहेंगे। ठीक है, 1 भी सही है और 2 भी सही है। अब देखिए थॉर्नडाइक के साथ साथ और कौन व्यक्ति था जिसने ऐसा बताया? गेरेट। गेरेट ने भी मदद की थी इस चीज़ में। तो थॉर्नडाइक और गेरेट दोनों के द्वारा जो है वो बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए, एक तो अमूर्त बुद्धि, एक मूर्त बुद्धि और एक सामाजिक। मूर्त बुद्धि कौन सी होती है साथियों? मूर्त बुद्धि में जैसे आपके कारीगर, ठीक है, कारीगर आपके हो गए, मिस्त्री वगैरह हो गए, मैकेनिक हो गए, ये जो हाथ के काम करने वाले हैं मूर्त बुद्धि में आएंगे। अमूर्त बुद्धि में कौन आएगा? जो जैसे शिक्षक। ठीक है, आप शिक्षक को अमूर्त बुद्धि में मानेंगे। जो आप बनने जा रहे हैं ना, जो आप बनने जा रहे हैं वो व्यक्ति किस में होगा? अमूर्त बुद्धि में होगा। इसके अलावा लेखक, ठीक है, लेखक भी, कवि भी अमूर्त बुद्धि में होंगे। भाई कल्पना करके कवि क्या है? एक प्रकार से कोरी कल्पनाएं करके जो वो कविताओं का निर्माण करता है।
तो ये अमूर्त बुद्धि की निशानी है भाई। जो चीज़ अपने सामने नहीं है, अमूर्त का मतलब जो चीज़ अपने सामने नहीं, अपन उसकी कल्पना करके उसके बारे में बताएं, वो अमूर्त बुद्धि होती है। मूर्त बुद्धि जो चीज़ अपने सामने है उसको देख करके अपन कार्य करें, वो मूर्त बुद्धि है। सामाजिक बुद्धि क्या है? देखिए, सामाजिक बुद्धि सबसे ज़्यादा होती है नेताओं में, है ना। मतलब लोगों को चंद्रू बना करके कैसे वोट लेना है, नेताओं से अच्छा कोई नहीं जानता। तो सामाजिक बुद्धि सबसे ज़्यादा नेताओं में होती है। और दुकानदार, जो दुकानदार होता है उसमें भी सामाजिक बुद्धि मित्रों होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है कि स्वधारण प्रेरक है सामाजिक, व्यक्तिगत, बाह्य या चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। स्वधारण प्रेरक है, सामाजिक प्रेरक है, सामाजिक प्रेरक नहीं होगा, व्यक्तिगत भी नहीं है, बाह्य भी नहीं है, ये चेतावनीपूर्ण आंतरिक प्रेरक होगी साथियों, आंतरिक धारणा होगी। स्वधारण का मतलब होता है स्वयं की धारणा, खुद की धारणा आपको अगर प्रेरित कर रही है तो वो कौन सी धारणा, क्या है वो चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा है। ठीक है, चेतावनीपूर्ण इस प्रकार से बोल सकते हैं कि रीट की आप तैयारी कर रहे हो मित्रों, और आपकी धारणा बनी हुई कि मेरे 140 से कम नहीं आने चाहिए, तो आपका दिमाग या आपका मन आपको चेतावनी देता रहेगा। ठीक है, अंदर से आवाज़ आती रहेगी कि 140 नंबर लेके आने हैं, तो ऐसे पार नहीं पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, और पढ़ना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा रहेगी, स्वधारणा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका मित्रों सही आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न कि स्पष्ट चिंतन की क्षमता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, यह कथन किसका है? स्पष्ट चिंतन के लिए, स्पष्ट चिंतन की क्षमता, स्पष्ट चिंतन की क्षमता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, यह कथन मित्रों आपका रहेगा क्रो एंड क्रो का, ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक किस श्रेणी में आएगा? सामान्य बालक, विकलांग, पिछड़ा या असमायोजित या कुसमायोजित बालक? असमायोजित भी एक ही बात है, कुसमायोजित भी एक ही बालक है। तो भाई सामान्य तो बालक हो सकता है प्रतिभाशाली बालक भी हो, वो भी तो भाग सकता है। विकलांग बालक भी हो सकता है भाई, वो छोड़ के चला जाए क्लास को। पिछड़ा बालक भी हो सकता है। और असमायोजित बालक जो है, तो देखिए असमायोजित बालक में सारी की सारी चीजें आ जाएंगी भाई। असमायोजित बालक का मतलब है जो कक्षा के साथ समायोजन नहीं कर पा रहा है, वो कक्षा से जाना चाहेगा। वो प्रतिभाशाली भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है, विकलांग भी हो सकता है, वो पिछड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर असमायोजित यहाँ पे बालक आंसर देंगे तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे मित्रों सही आंसर आपका माना जाएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? तो प्यारे साथियों, ये जो कथन है किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है मित्रों 23वां प्रश्न, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल होते हैं वंशानुक्रम व शरीर रचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष या उपयुक्त सभी। तो असामान्यता का मतलब जो शरीर है अपना, वो शारीरिक रूप से भी असामान्यता हो सकती है व्यक्ति में, भाई विकलांग हो या कुछ और समस्या हो। और मतलब सामान्य से हटकर वो शारीरिक रूप से हो सकता है, वो मानसिक रूप से हो सकता है, वो आपका नैतिक रूप से भी हो सकता है। सामान्य से हटकर अगर है तो उसमें निश्चित रूप से ये तीनों चीज़ें भूमिका निभाएंगी, तीनों चीज़ें इसका कारण बन सकती हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर जो वो रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है मित्रों कि सभी संवेग बच्चे में विकसित हो जाते हैं 2 वर्ष तक, जन्म के समय, प्रौढ़ावस्था में या बाल्यावस्था में? तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखें तो उसके आधार पे 2 वर्ष तक जो है वो सही आंसर अपन लगाएंगे। लगभग सभी संवेगों का विकास 2 वर्ष तक के बच्चे में हो जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। अब मित्रों संवेगों से संबंधित 1-2 प्रश्न और ले लिए मैंने इसमें। क्यों लिए? क्योंकि आपका मैटर क्लियर हो जाए। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा है? सब लोग जानते हैं, वाटसन ने कहा। ऑप्शन 3 आंसर होगा इसका। और वुडवर्थ जो है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखिए आपके जो जेम्स ड्रेवर हैं उन्होंने भी एक कथन दिया है इसी से मिलता जुलता। वो कथन क्या था? उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये कथन तो आपका किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। भाई शुद्ध विज्ञान जो कहा है वो किसने कहा? आपके वाटसन ने ही कहा है। ये तो सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान, यथार्थ विज्ञान, ये सारे के सारे तो जो है वो व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, ये वाटसन ने कहा, ऑप्शन 3 ही सही होगा। लेकिन
मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान, मनोविज्ञान को सीधा, व्यवहार का नहीं, सीधा विज्ञान किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने कहा है। ये ऑप्शन मतलब 2 फिर होता आपका। अगर दे देता ऑप्शन में मतलब प्रश्न ये होता कि मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है, तब क्या होता? जेम्स ड्रेवर आंसर होता। लेकिन मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है तो वाटसन आएगा। ठीक है। इसके अलावा स्किनर ने भी एक डेफिनेशन दी कि मनोविज्ञान जो वो व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान किसने बताया? स्किनर ने बताया है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 जो वो सही आंसर इसका रहेगा। चलिए, भय संवेग बच्चा प्राप्त कर लेता है, ये बीच में थोड़ा गलत निशान लग गया है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। भय संवेग बच्चा प्राप्त कर लेता, कब तक प्राप्त कर लेता? 3 से 5 वर्ष की आयु में, 9 से 10 वर्ष की आयु में, 5 से 7 वर्ष की आयु में, या 1 से 3 वर्ष की आयु में। वैसे तो अपन ने पढ़ा, देखिए साथियों, कि 2 वर्ष तक लगभग संवेग बच्चा प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो भय संवेग है उसके लिए सही उत्तर होगा 3 से लेकर के 5 वर्ष की आयु में बच्चा भय संवेग बच्चा प्राप्त कर लेता है। 3 से 5 वर्ष इसका आंसर माना गया है। काफ़ी जगह प्रश्न पूछा भी गया है, लेकिन जो है आपका बिल्कुल 3 से 5 वर्ष तक इसको माना गया है। हाँ जी दोस्तों, 27वां आपका प्रश्न है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियां सीमित होती हैं, निरंतर अव्यवस्था का होना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता क्या होती है मित्रों? यहाँ पे आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। संवेगात्मक रूप से अस्थिर भी होते हैं, रुचियां सीमित भी होती हैं इनकी, निरंतर अव्यवस्था का जो होना भी इनमें पाया जाता है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सा भय संवेग का लक्षण नहीं है? कांपना, चीखना, हंसना या पसीना आना। तो देखिए, कौन सा भय संवेग, भय का मतलब आपका होता है कि कांपना, चीखना और जो हंसना होगा, देखिए वो भय में नहीं आएगा। भाई अगर व्यक्ति को भय लग रहा है तो वो हंसेगा क्यों? तो हंसना उसमें नहीं आएगा। बाकी आपका कांपना हो गया, चीखना हो गया, पसीना आना हो गया, आपका भागना हो गया, आपका जो है वो तनाव में जाना हो गया, और पसीना आना, ये सारे के सारे किसके लक्षण है? भय के लक्षण है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न की मौलिकता का गुण पाया जाता है प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, धनी परिवारों के बालकों में, या शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो मित्रों इसका आंसर रहेगा आपका सृजनशील बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाएगा। ठीक है। अगला, जो निर्देशन एक व्यक्ति को उसकी व्यावसायिक तथा जीविका में उन्नति संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को उसके जीविका संबंधी अवसरों के संबंध को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है, वह कहलाता है शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, आर्थिक निर्देशन, या उपयुक्त सभी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा व्यावसायिक निर्देशन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर आपका रहेगा व्यावसायिक निर्देशन। सही उत्तर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। उम्मीद है साथियों ये 30 प्रश्न आपको बहुत पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो साथियों जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइएगा, घंटे के निशान को दबाइएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियोस इसी प्रकार से चलते रहेंगे, टेस्ट इसी प्रकार से चलते रहेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट जो वो मिलता रहा तो 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताइएगा। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार और आपके स्तर के अनुसार टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।